अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 रेस्पायरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किस तरह होती है, और फिर इस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सी है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, और इसकी फिर ट्रीटमेंट किस तरह होती है, और इसकी फिर प्रिवेंशन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हम फिर इस चैप्टर में वन बाय वन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज डिफिनीशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी सरफेस एंड अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो हम आते हैं डिफिनीशन ऑफ रेस्पायरेशन। अगर हम डिफिनीशन ऑफ रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो इसकी जो सिंपल सी डिफिनीशन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज रेस्पायरेशन। ये भी डिफिनीशन है, वेल एंड गुड, लेकिन इस डिफिनीशन को थोड़ा सा हाई फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि ये रेस्पायरेशन वैसे होता क्या है। अगर हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, the exchange of gases which leads to the breakdown of food, to the breakdown of food into simpler substance plus with the release of energy। डिफिनीशन मैंने आपको लिखवा दी। अब इस डिफिनीशन को समझते हैं कि ये डिफिनीशन हमें क्या बताना चाह रहा है। अगर हम डिफिनीशन के फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस रेस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी तरफ बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की तरफ। और ब्रीथिंग रेस्पायरेशन का ऑर्गेनिज्मिक लेवल है, क्योंकि ऑर्गेनिज्मिक लेवल या हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पायरेशन भी इसको हम कहते हैं। तो पहले क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, और आल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इस एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की इनटेकिंग होती है एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन बॉडी में और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाएगा। सो यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है ये अब आगे क्या करने जा रहा है। तो जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी फिर क्या होगा, दिस विल लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब लेट्स सपोज ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ है तो ये क्या करने जा रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड का क्या मतलब, मींस यहां पे हमारे पास आपके समझाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड या कार्बोहाइड्रेट होगी तो फिर क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंस बनेंगे। सिंपलर सब्सटेंस हमारे पास क्या है, सिंपलर सब्सटेंस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब यहां पे कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा तो ऐसे लेवल को फिर हमने कहना होता है सेलुलर रेस्पायरेशन। अब यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज होगा। इट्स मीन कि चाहे सेलुलर लेवल है चाहे ऑर्गेनिज्मिक लेवल है, ये दोनों
एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर ऑर्गेनिज्मिक लेवल होगा तो सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल होगा ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी होगा। सो दैट्स व्हाई बोथ these process, both these two levels are dependent on each other। सो डिपेंडेंट होने की वजह से ये दोनों एक साथ रिस्पायरेशन का प्रोसेस करेंगे। जिस तरह ऑर्गेनिज्मिक लेवल को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसी तरह सेलुलर लेवल को हम कह सकते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। क्या कह सकते हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि ये सेल में होता है और इसी बेस पे इसको हम सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल कहते हैं। क्योंकि ये बाहर होता है, सो दैट इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब इस डिफिनेशन को अब यहां पे प्रूव करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, which leads to the breakdown of food, which leads to the breakdown of carbohydrate into simpler substance, carbon dioxide और water। यहां तक रेस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी एक पॉइंट रहता है, ये प्रोसेस होता क्यों है? क्वेश्चन एराइज होता है, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? फॉर व्हाट पर्पस? सो द पर्पस ऑफ रेस्पायरेशन इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये किस लिए होता है? ये एनर्जी की प्रोडक्शन, एनर्जी फॉर व्हाट? डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, चाहे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी, न्यूरॉन एक्टिविटी, व्हाटएवर द केस, बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है उसको एनर्जी चाहिए होती। अगर हम काम नहीं भी कर रहे, इवन कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट बीटिंग है, इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, बट दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है, देखिए पॉइंट से पॉइंट निकाल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक सरफेस होना चाहिए। अब वो सरफेस जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, दैट सरफेस विल बी नोन एज रेस्पिरेटरी सरफेस। सो अगेन द सरफेस या द एरिया व्हिच इन्वॉल्व्ड for the process of exchange of gases, that surface is known as respiratory surface। अब ह्यूमन में भी रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए चाहिए होगी? मतलब अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी आसानी से होगी। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से होगी, सेलुलर लेवल पे भी प्रोसेस इजीली परफॉर्म होगा। हम आते हैं प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन। रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होना चाहिए। जितना एक एरिया थिन होता है उतने ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से होगी। अगर एक एरिया थिक है, आपके समझाने के लिए ये भी मेरे पास एक एरिया और ये भी मेरे पास एक एरिया, ये थिक है, दिस इज थिन। सिंपल सी बात है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से आसानी से होगी? दिस विल बी। सो ये एरिया थिन है, सो रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज भी अच्छी परफॉर्म होगी। क्लियर? फिर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी of respiratory surface, similarly large surface area। देखिए जिस तरह हम लीफ में कहते हैं कि जितना लीफ का सरफेस एरिया ब्रॉडर होगा तो उतने ही नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी इंक्रीजेस। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह जितना हमारे पास एक सरफेस एरिया लार्ज होगा तो उतने ही ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। ये भी क्लियर? सिमिलरली हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इज दैट इज परमिएबल। मतलब जिस
सरफेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, वो गैसेस को अलाउ करे कि गैसेस बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट वही सरफेस एरिया अलाउ करे कि इंटरनल एनवायरनमेंट से गैसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो। तो अगर वो सरफेस अलाउ करेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, सो दैट विल बी ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास। क्लियर? फोर्थ पॉइंट हमारे पास ब्लड सप्लाई। उस रेस्पिरेटरी सरफेस का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? ब्लड के साथ। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास होते हैं लंग्स होते हैं, क्लियर, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोल, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई। अब यहां पे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है सेल्स तक। बट कैसे? इसी एल्वियोलाई के सराउंडिंग में होते हैं ब्लड वेसल। यही वो ब्लड वेसल जो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लेके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसी ऑक्सीजन को फिर लेके आते हैं सेल्स तक। अब अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता तो ऑक्सीजन सेल तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सेल तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो फिर सेलुलर लेवल पे प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता। तो इसी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस के सराउंडिंग में इसकी सप्लाई होनी चाहिए ब्लड वेसल के साथ। सही? अच्छा, और लास्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट है दैट इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्यों जरूरी है? वेंटिलेशन इस वजह से जरूरी है ताकि आसानी से डिफ्यूजन हो जाए। तो जब डिफ्यूजन हो सकेगी, exchange of gases will be possible, and if the exchange of gases is possible and all these properties are available for the respiratory surface, so this will lead to the another stage, another level known as cellular level, and that is the breakdown of food. ये रहा हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस। अब हम आते हैं अपने आगे पॉइंट की तरफ, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब हम पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जिस तरह हर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए अपना एक सिस्टम होता है, जैसा कि सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए इम्यून सिस्टम, तो इसी तरह रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से और एंड होता है लंग्स पे। सिमिलरली अब इन रीजन को भी हमने डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, जैसे कि नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी और फेरिंक्स को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये चेस्ट रीजन से ऊपर की तरफ होते हैं। लेकिन हमारे पास वो रीजन जो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में आते हैं, तो उनको हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कैसे? नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी और फेरिंक्स, these are upper respiratory tract. Why? Larynx, trachea, bronchi, bronchiole, lungs, they are lower respiratory tract. अगले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे that will be upper respiratory tract, और upper respiratory tract में जो organ है that is nostrils, nasal cavity and pharynx. Nostrils हमारे पास क्या है? Opening of
nasal region is known as nostrils। ये जो नोज है इसकी ओपनिंग को हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, लेकिन इस ओपनिंग के बाद अंदर की तरफ जो कैविटीज, जो स्पेसेस प्रेजेंट है, दैट स्पेसेस इज नोन एज नेजल कैविटी। लेकिन चूंकि दो है, सो दिस इज नेजल कैविटीज। नेजल कैविटी के बाद जो रीजन आता है दैट इज फेरिंक्स। अब ये नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी और फेरिंक्स तीनों मिलके देते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एयर अब ये एंटर हो रहा है नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल कैविटी में। अब ये भी जरूरी नहीं कि एयर हमारे पास बिल्कुल फ्रेश हो, में भी इसमें डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या इसके अलावा हमारे पास और इम्प्यूरिटीज भी हो सकती है। अब करना क्या है, जैसे ही ये एयर अलोंग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल जैसे ही जैसे ही ये एयर नेजल कैविटी में एंटर होगा तो इस एयर की नेजल कैविटी में फिल्ट्रेशन होगी। कैसे होगी, लेट्स सपोज दिस एयर may contain dust particle, maybe micro organism or other substance। क्लियर। अब क्या होगा हमारे पास, जैसे ही ये नेजल कैविटी में एंटर होगा तो यहां पे कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं नेजल कैविटी में, उन हेयर को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल। क्लियर। सिमिलरली इसी नेजल कैविटी में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं सीलिया। और बिल्कुल जो नेजल कैविटी है इनके अंदर की तरफ लिनिंग होती है, उस लिनिंग में हमारे पास होता है एक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लियर। सिमिलरली इस नेजल कैविटी में आई होती है ब्लड वेसल, and that is in the form of capillaries। क्लियर। अब यही वो वेस्टिब्यूल, सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन और कैपिलरीज, इनका काम है एयर को फिल्टर करना। कैसे, लेट्स सपोज अगर यहां पे डस्ट पार्टिकल एंटर हो रहे हैं तो हेयर, तो यहां पे हेयर इनको ट्रेप कर लेता है। अब एयर है बट विदाउट डस्ट पार्टिकल। सिमिलरली अगर इस एयर में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा, सीलिया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा। या यहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन भी है जो एक स्टिकी फ्लूइड बनाता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। यही वो म्यूकस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप लोग बैक्टीरिया भी ले सकते हैं, फंजाई भी ले सकते हैं, वायरस भी ले सकते हैं, एटसेट्रा। सही। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सीलिया भी उसको ट्रैप कर सकता है और इसके साथ साथ म्यूकस भी उसको ट्रैप कर सकता है। म्यूकस एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर रहा है। दूसरी बात, ये एयर को मॉइस्ट भी करता है और हमें ये भी पता है कि एक एयर जितना मॉइस्ट होता है
उतना वो आसानी से ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब यहाँ पे एयर को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है? राइट फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स अप टू लंग्स। ये भी क्लियर, सही। अब कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? देखिए होता क्या है, एयर एंटर हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एयर एंटर हो रहा है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी ट्रैप हो गए हैं, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ट्रैप हो चुके हैं, एयर मॉइस्ट भी हो चुका है। लेकिन अब इसी एयर को करना है वार्म, क्योंकि एक एयर जितना वार्म होता है वो उतना आसानी से ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा, किस तरह ये वार्म होगा? अब यहाँ पे जो कैपिलरीज आई हुई है, ये कैपिलरीज इस नेजल कैविटी में हीट को रिलीज करेंगे। तो जैसे ही ये इस हीट को नेजल कैविटी में रिलीज करेंगे तो यहाँ पे जो एयर होगा वो वार्म हो जाएगा। तो एयर का वार्म होना क्या होगा कि ये एयर फिर आसानी से एंटर हो जाएगा फेरिस में। तो ये रहे हमारे पास नेजल कैविटी में फंक्शन जो असल में एयर की फिल्ट्रेशन के लिए परफॉर्म होते हैं। लेट्स सपोज कैसे, थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। एक तो हमारे पास हेयर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेंगे, सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ट्रैप करता है और म्यूकस एयर को मॉइस्ट भी रखता है। सिमिलरली ब्लड वेसल एयर को वार्म भी करते हैं। अब यहाँ पे ये कितना वार्म करते हैं? कहते हैं कि यहाँ पे जो एयर वार्म होता है वो होता है अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो वाहिद ऑर्गन जो हमें विजिबल है दैट इज नोज रीजन, सही, दैट इज नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, ये हमारे पास विजिबल है और जितने भी ऑर्गन है ये हमें नजर नहीं आते। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? एयर यहाँ पे आया हुआ है, नो डस्ट पार्टिकल, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर वार्म एंड मॉइस्ट। अब ये जो एयर है आ जाता है फेरिंक्स में, क्लियर। अब अगर हम फेरिंक्स की बात करते हैं तो फेरिंक्स असल में हमारे पास एक कॉमन पैसेज वे है। किस लिए? फॉर व्हाट? फॉर फूड, फॉर एयर। क्योंकि हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं तो हम इसका एयर पैसेज वे पढ़ेंगे, क्योंकि फेरिंक्स के बाद फिर टू रीजन स्टार्ट हो जाते हैं। एक हम कहते हैं इसोफेगस, दूसरा हमारे पास है लेग्स जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो फेरिंक्स है, इस फेरिंक्स में हमारे पास जो ओपनिंग है वो यहाँ पे 3 ओपनिंग है। एक हमारे पास जो ओपनिंग है दैट इज सॉरी नेजो फेरिंक्स, ओरो फेरिंक्स एंड लेरेंजियो फेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स कौन सी ओपनिंग है? That opening in which nasal cavity open into pharynx is known as nasopharynx. Similarly, that opening in which oral cavity, mouth cavity की बात हो रही है, in which oral cavity enter into pharynx is known as oropharynx. That is nasopharynx, oropharynx. While the opening in which larynx open into or pharynx open into larynx is known as laryngopharynx। हमारे पास फेरिंक्स में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अगर स्टिल ईयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट पार्टिकल है, तो फेरिंक्स में प्रेजेंट म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सीक्रेट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा। तो इस तरह हमारे पास ईयर की और भी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो देखिए स्टेप
बाय सिर्फ हमारे पास एयर की फिल्ट्रेशन हो रही है, ताकि आगे जब सेल में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ऑक्सीजन बिल्कुल फ्रेश हो और उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या गैस पार्टिकल ना हो। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। देख लें इसमें कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और दूसरी ज़रूरी बात कि इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है तो वो सब को कर लें और मुझे फिर सेंड कर दें। ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट के थ्रू करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप इसको हार्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें और इसके हार्ड फॉर्म को अपने पास सेव कर लें। तो जब भी आप लोग कॉलेज आए तो वो फिर आप लोग मुझे दे दें। क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।